যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একला चलो रे। देखो कितना सरकार ने पैसा लाया है, डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट तो चाइना में भी होता है, मगर यहाँ के लोग चाइना पर थूकते भी नहीं है। डिजाइन फॉर फेलियर है, इसमें कोई और नहीं आएगा, सिर्फ वो आएंगे जो और कुछ नहीं कर पाए। तो यहाँ 5 लीटर प्रतिदिन के पानी पे रहते हैं, और जो लखनऊ चंडीगढ़ में 150 लीटर प्रतिदिन के पानी पे रहते हैं, इनके जीवन में बहुत फर्क है। इसको भी बंबई कर दें तो फिर भारत का क्या बचा होगा। आप अपने स्कूल में सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को एडमिशन देते हो जो फेल करते हैं? हाँ, हम ये सही बात सही है। फोटोसिंथेसिस सिखाते हैं तो वो कागजी होगा, पाइथागोरस थ्योरम सिखाते हैं वो कागज पे होगा, जीवन से कभी उसका नाता नहीं जोड़ते हैं। सर चूल्हे में हो, पैर फ्रिज में हो, एवरेज ठीक निकलेगा, एवरेज 22 डिग्री पे निकलेगा। हाँ? मगर वो जिंदगी नहीं है। 6 शेड्यूल ये कहता है कि यहीं के लोगों को वो निर्णय करने का फैसला दी जाए। ये किसी पाकिस्तान चीन का नहीं है, भारत के ही संविधान का है। गुड मॉर्निंग लद्दाख एंड इंडिया। आज मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। Now we are going with आंटी। हमारे पार्क व्यू में आंटी सब है। हाँ बेटा, मेरे सासू माँ 15 से ऊपर दिन उधर बैठा है, अभी भी बैठा है। सासू माँ 15 दिन से ऊपर बैठा है। इसका एज है 82 एज का है। 82 एज। सासू माँ 15 दिन से वहाँ पे है। What's your name, sir? I'm Dorji. Oh, Dorji. सलाम करते हैं सोनम जी के जज्बे को, हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, हमारे भाइयों के जज्बे को, जो आप 21 दिन से अपनी डिमांड्स के लिए यहाँ पर बैठे हैं। हम आपके जज्बे को सलाम करते हैं। मेरा प्लान है कि उनसे मिलने के बाद ही थोड़ा पीछे जाओ। जहाँ बना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो, ये मैं बोलने वाला हूँ। पर माई तोहफा इज टीम्स, बिकॉज लद्दाख में आए हुए 2-2.5 दिन हो गए हैं। हमने किसी ने भी नहाया नहीं है। हमको मना किया गया है होटल से नहाने के लिए, पर मुझसे आज रहा नहीं गया। मैं इस हालात में, मेरे पैर येलो हो गए हैं, येलो डर्टी फेलो। आई डोंट वांट टू बी अ डर्टी फेलो, पर मुझे नहाना है। पर कैसे मैं नहाऊं, तो मैंने एक इंस्पिरेशनल आइडिया इजाद किया है। तो उस आइडिया से हम लोग आज नहाएंगे। और को कम सी, दिस इज आवर रूम हीटर, दिस विल हेल्प अस। अभी वो बाथरूम में जाएगा, अभी पर वो प्लग में नहीं आएगा, हाइट छोटा है उसका मेरी तरह, इसलिए हम इस पे रख के उसको उठा। How wonderful can science be? This is the campus of Sonam Wangchu. ये उनका स्कूल है। This is sundial, and today is March end, so almost it's April 1st. So I am standing over here, and the time is 3 p.m. And yes, the time is 3 p.m. We are at Segmol at Sonam Wangchu's school, but we are at the wrong place. We have to go to Himalayan Institute. So अभी हम गलत जगह पे चले गए, तो टेंशन हो रहा है। पर ठीक है, टाइम है, इसलिए होमवर्क करना ज़रूरी होता है। हम लोग 1 घंटा पहले आ गए थे, अभी हमारे पास अभी भी 40 मिनट है, तो हम लोग पहुँच जाएंगे ना। हाँ, पहुँचना ही है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। टूकी अभी এখন কোথায়? हाँ, अभी मैं कहाँ पे हूँ? दिस इज सोनम वांगचू's हाउस। इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है
कि हर जर्रे ने तुमसे मिलाने की साजिश की है। देखते हैं सही होगा। आप सोनम वांगचू की जगह पे बैठे हो। हाँ, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। रेडी? राइट? तू लाइट चेक कर लो। सो आए साइलेंट। हाँ, तो सर आई एम फ्रॉम पावन फ्रॉम कोलकाता। सर मैंने एक सुना कि यहाँ पे हंसते साइलेंट। सर मैंने एक सुना कि यहाँ पे ये जो बंजर ज़मीन है, यहाँ पे आप हरियाली करना चाहते हो, खेती करना चाहते हो, पर गांव वाले आपको हेल्प नहीं करे, पानी नहीं दे रहे। हाँ जी, बात सही सर। पर क्यों? सर जितना पहले जितना ज़मीन था तो वहाँ पे एक बड़ा नदी ऐसे बह रहा है, सिंधु नदी में खाली ऐसे बह जाता। तो मैंने सोचा वो सारा पानी जो बहते हुए जो फालतू बाकी दरिया में जा रहा है, तो वो पानी को इधर ला के यहाँ हरियाली करने के लिए सोचा था सर। तो उन्होंने नहीं दिया? हाँ जी, गाँव वाले ने। क्या कर रहे हैं? लद्दाख के भगवान को पानी नहीं मिल रहा है? कैसे इंसान है ये? सही नहीं है। सही नहीं सर। ये क्या पॉलिटिकल? हाँ, ये भी इसमें कुछ पॉलिटिकल इशू भी है सर। वेरी बैड, वेरी बैड, ये वेरी बैड। हर चीज़ में पॉलिटिक्स आ जाता है। Cucungila tulane trokar lame menzeda antare sang puluza cucunge tulane trokar lame menzeda. Namaste, and sir, first I want to do one thing. This is for you, a gift, a small gift. जहाँ पर ना तुसी great हो, वफ़ा कबूल करो. Thank you very much. I was thinking to gift you something else, but I think this will be a special thing, the Ashok Stambha. First thing I want to ask you about, this is Ashok Stambha, and media is fourth pillar of our stumps, right? Is the stump is as proper as it was, or the stump is a little bit shaking now? It's more than shaken, it's crumbling, I would say, but I very much hope that the core of it is still alive, so that when the dark clouds are over, it can regain its strength. Otherwise, it's very bleak for democracy not to have any voice of expression, which is what media does. So it's very depressing to see right now, half the media is bought over, the other half is compromised with all kinds of other, fears. So fear and greed, these two should not affect such an important pillar of society. But I'm sure at the core it is still there. First, I want to congratulate you. Thank you. Because the fast you have done, it is a hard thing. But the way you are doing it, day by day, and with the composed mind, and every single day you are giving the videos about statesmen and difference of the politicians, and several things about the country, about the Ram Vachans, like Pran Jai par Vachan na Jai. It's very hard. How can you manage that calm mind with that core hunger and that pain of a body? Well, my responsibility is to present the challenges that Ladakh is facing, at the same time to educate the people of the nation. Only when these two happen together is there any, light at the end of the tunnel. So I considered it my duty to educate the people and demand from the leaders. Yeah? So the things that you saw about differentiating between types of leaders and what we are doing to nature in the name of development and so on was to educate the people as well as to make the leaders realize themselves. The best realization is self-realization, rather than me forcing. They should introspect and feel they are not doing the right thing with the nation, and particularly vulnerable places like Ladakh. So to bring them to that realization, at the same time to force them, compel them to see that the hunger, the fast was there. So I had to balance both education and pressure. ये जो एजुकेशनल सिस्टम है हमारा, आपको लगता है कि पॉलिटिशियन बनने के लिए एक मिनिमम कुछ
एजुकेशनल कोर्स या एजुकेशनल कुछ बैकग्राउंड या पॉलिटिशियन को कुछ एजुकेशनल कोर्स करवाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा, इस पर मैं बहुत सोचता रहा हूँ। आपको चपरासी बनना हो तो आपको 12th क्लास, BA, अभी तो MA मुश्किल से PM का जॉब मिलता है, मगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, MP बनने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। ये गलत धारणा है। ये तब ठीक था जब भारत अभी अभी आज़ाद हुआ था, जब अंग्रेज़ों ने भारत में शिक्षा नहीं दी थी। तो अब अशिक्षित भारत में शिक्षित नेता तो निकलेंगे नहीं, तो अगर ऐसा करते भी तो कुछ लोग उसे हाईजैक करते, आम जनता नेतृत्व से वंचित रह जाती। तो उस समय के लिए ये बहुत अच्छा था कि कोई शिक्षा की जरूरत नहीं है, आप भी अपनी आवाज उठा सकते हैं। अब बहुत बदल गया है, भारत बहुत शिक्षित हुआ है, हर तरफ लोग कितने ज्ञानी बने हैं, विद्ध बने हैं। मैं तो कहूँगा न सिर्फ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ होने चाहिए जिसमें आपको दिखाना है कि आपने कुछ स्पेशलाइज किया है किसी फील्ड में, बल्कि उससे भी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होना चाहिए, उससे भी ज़्यादा मुश्किल होना चाहिए पॉलिटिशियन बनना। आपका ट्रैक रिकॉर्ड भी देखना चाहिए। आप IIT में जाएं, आपने एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो आप इंजीनियर के लिए तैयार नहीं हैं। आपका ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने इनोवेशंस किए हैं, आपने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, तभी आपको IIT में जगह मिलनी चाहिए। उसी तरह पॉलिटिक्स में भी आपने समाज सेवा की है, आपने जनता के समस्याएं सुलझाए हैं, ये ट्रैक रिकॉर्ड हो, और आपने लीगल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम, एथिकल सिस्टम, इन सब पे आपने अध्ययन किया है, ये भी साफ हो, तभी आपको नेता बनने का अधिकार होना चाहिए। ऐसा हमारे पड़ोसी देश भूटान जैसे देश करते हैं, वहाँ पर कोई भी नेता नहीं बन सकते हैं। हाँ, वहाँ पर क्वालिफिकेशंस हैं कि आप नेता बनेंगे तो इतना आपने कम से कम पढ़ा हो, अब कोई मिनिमम एजुकेशन भी नहीं हो। ये 1947 के लिए ठीक था, आज के लिए बहुत गलत है। और आज हम देख रहे हैं, मुझे उम्मीद नहीं नज़र आता है कि आज का हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ सिलेक्शन ऑफ लीडरशिप, ये एक तरह से आप कहेंगे डिज़ाइन फॉर फेलियर है। इसमें कोई और नहीं आएगा, सिर्फ वो आएंगे जो और कुछ नहीं कर पाए। ज़्यादातर अगर आप 80% देखेंगे तो ऐसे होंगे जो दंगे करते हैं, फसाद करते हैं, स्कूल में हो प्रॉब्लम्स करते हैं, सोसाइटी में, तो क्योंकि उनके पास कुछ भी वो है नहीं, क्या कहते हैं, शर्म दरम, तो वो फिर ऐसे नेता बन जाते हैं जैसे नहीं होने चाहिए। डिज़ाइन अच्छों को आकर्षित करने का नहीं है, डिज़ाइन ही ऐसा बन चुका है कि इसमें सिर्फ जो कुछ नहीं कर पाए और जिनको कोई इनहिबिशन नहीं है कुछ भी गलत करने से, गुंडागिरी का टैलेंट, क्राइम से लेके, झूठ से लेके, फरेब से लेके, वो ज्यादा क्वालिफाई होते हैं आज के नेतृत्व के लिए। तो ऐसे में भी 2-4 जो अच्छे हैं, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ, मगर इन सबको मिलके, हम सबको मिलके ये सिस्टम बदलना चाहिए। इसलिए शायद भूटान हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत ऊपर है इंडिया से। हाँ, हैप्पीनेस ही नहीं, आप उनका करप्शन इंडेक्स देखिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हर साल ईमानदार देशों की सूची निकालती है, उसमें भारत 93वां पोजीशन पे है, 93rd। चाइना बहुत बेहतर है, शायद 73 की 76 पे। भूटान 26वें पे हैं, आप समझ सकते हैं, दुनिया में 26 पे। तो जब ऐसे नेता जिनको अच्छे सही गलत सबका मालूम है, तो वो झूठ और चोरी और ये सब नहीं करते हैं, तो देश उनका बहुत ऊपर है ईमानदारी के इंडेक्स में। हम नीचे पड़े हुए हैं 75 साल के। दूसरा क्वेश्चन रेडी किया था, पर अभी एक दूसरा क्वेश्चन दिमाग में आ गया। ये भूटान से क्या हम ये सीख सकते हैं कि पैसा ज़्यादा होने से देश का पावर ज़्यादा होने से ही देश के लोग खुश नहीं होते और देश सही नहीं बनता? चाइना और इंडिया पावर में, पैसे में, न्यूक्लियर पावर में, सब में भूटान से काफ़ी आगे हैं, पर देश के लोग खुश नहीं हैं। पर भूटान में वो है। देखिए, आपने गणित में, हाँ, मैथ्स में एवरेज पढ़ा हो, हाँ, वैसे तो आपका सर चूल्हे में हो, पैर फ्रिज में हो, एवरेज ठीक निकलेगा, एवरेज 22 डिग्री पे निकलेगा। हाँ? मगर वो जिंदगी नहीं है। हाँ। तो हर चीज संतुलन में हो, वो जरूरी है। भारत में क्यों आप कह रहे हैं भारत भूटान से बहुत धनी है,
नहीं है। अगर आप मध्य प्रदेश के गांव में जाएं या छत्तीसगढ़ में या जम्मू के, आपको इससे ज़्यादा गरीब लोग दुनिया में, अफ्रीका में नहीं मिलेंगे। फिर दूसरी तरफ अंबानी जी और अदानी आ जाते हैं तो वो फिर ठीक हो जाते हैं, क्योंकि एवरेज तो ठीक निकलेगा ना। तो एक फ्रिज में पैर है और चूल्हे में सिर है, फ्रिज में पैर है, इंसान जिंदा है। तो भारत की ये जो आप कह रहे हैं पैसा है, वो पैसा लोगों के जेब में नहीं है। 2 लोगों के जेब में पूरे 98% का पैसा है, बाकी 98% फकीर हैं, और आप एवरेज निकालेंगे तो अमीर हैं भूटान। तो उनमें से कुछ फकीर पॉलिटिक्स में भी है। तो एक चीज पूछना था, आप 6 शेड्यूल मांग रहे हैं, 6 शेड्यूल, तो अगर ये मिल जाता है उसके बाद लद्दाख का 5 इयर्स में क्या चेंज दिखाई देगा? व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ हैविंग दिस और नॉट हैविंग दिस? फर्क आपको ज्यादा दिखेगा जब नहीं हो। जब ऐसा कोई संरक्षण नहीं हो तब आपको बहुत फर्क दिखेगा। आपको अलग अलग जगह पे माइनिंग दिखेगा, कहीं पे इंडस्ट्रीज दिखेंगे, कहीं पे चेन ऑफ इंटरनेशनल होटल्स दिखेंगे जिनमें यहाँ के लोग सफाई कर रहे होंगे या मीनियल कामों में लगे होंगे, और उसी तरह आपको धुआं ही धुआं दिखेगा, ग्लेशियर्स पिघलते दिखेंगे, ये बहुत जल्द दिखेगा। और अगर 6 शेड्यूल हो तो भी ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई डेवलपमेंट नहीं दिखेगा, तो परख के डेवलपमेंट होगा कि ये वाला हमें नहीं चाहिए, यहाँ पर बर्बादी होगी, ये हमें चाहिए। जैसे टूरिज्म ही लें तो शायद वो इंटरनेशनल चेन्स को उतना बढ़ावा नहीं दें जितना फैमिली रन होम स्टेज और गेस्ट हाउस और बुटीक होटल्स हो, जिसमें सभी लोग मुस्कुराते हुए अपने ही गांव में अपने ही खेतों से ऑर्गेनिक टेबल पर परोस कर रिश्ते बनाते हों लोगों के साथ, जो बाहर से आते हैं, जो यहाँ के लोग हैं, इक्वल इज्जत के साथ। ऐसा डेवलपमेंट जरूर होगा, टूरिज्म डेवलप होगा। दूसरा नज़ारा है कि टूरिज्म बहुत डेवलप होगा मगर सब कुछ कहीं हिल्टन, कहीं रिट्स, कहीं हयात होगा, और यहाँ के लोग उनकी गाड़ी की सफाई तो कहीं कपड़े धोने का काम कर रहे होंगे, और उनके दिलों में बहुत रोष होगा, आक्रोश होगा, आए दिन जलसे होंगे, जुलूस होंगे, आगजनी होगी। ये डेवलपमेंट दूसरा नज़ारा है। तो जब लोगों के हाथ में कुछ भी ना हो, उनके पूछताछ के बिना, उनके समन्वय के बिना पैसा बहुत आ रहा हो मगर उनसे कोई पूछताछ नहीं हो, मतलब आपके घर में बहुत पैसा आ रहा हो, कोई और आके कमा के खा के गंदगी छोड़ के जा रहा हो, वो पैसा और आपका सशक्त होना, इसमें तो फर्क है ना। तो पैसा तो यहाँ पर लोग कहते हैं बहुत बार कि देखो कितना सरकार ने पैसा लाया है, डेवलपमेंट हुआ। तो डेवलपमेंट तो चाइना में भी होता है मगर यहाँ के लोग चाइना पर थूकते भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, लोगों को कोई अपना कुछ भी मंशा पूरा करने का हक नहीं है, जो थोपा जाए उसी का पैसा है। तो पैसा क्या करेंगे आप? वो तो डिक्टेटरशिप वाला पैसा होगा जैसा चीन में है। तो हम तरक्की, विकास चाहते हैं, वो जिस पर मनुष्य का संचालन हो, उनका कंट्रोल हो। मैंने 2 चीज़ देखा है। हम ऐसे ही एक रूम स्टे में रह रहे हैं, आंटी है, वो खुद से हमको एयरपोर्ट छोड़ने का बोल रहे कि आप टैक्सी में जाओगे ज़्यादा पैसा लगेगा, मैं आपको छोड़ दूंगा। ऐसे फर्स्ट डे जब मैं आपके अनशन मंच पे आया, उन्होंने गाड़ी से मुझको वहाँ पे ड्रॉप कर दिया था। उनकी सासू माँ 82 ईयर्स ओल्ड, शी इज़ विथ यू फॉर 15 डेज। और वहाँ का खाना अमेजिंग। हम लोग तो रेस्टोरेंट में जाते ही नहीं है। और अच्छी बात क्या है, यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स है, लोकल रेस्टोरेंट्स है, गर्म पानी पीना पड़ता है ना, हम तो बाहर से आए हैं, आदत नहीं है, मांगना नहीं पड़ता है, सब खुद से दे जाते हैं। हमारे शहर में ये बहुत पहले मेरे बचपन में था, आज तो ऐसे में जाऊँ किसी में कि मुझे थोड़ा गर्म पानी दीजिए, मैं पीऊंगा, सो सर डू यू हैव अ बकेट और यू ऑर्डर्ड समथिंग, ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो यही तो चेंजेस है। ह्यूमन स्केल डेवलपमेंट है लद्दाख में। अभी तक लद्दाख के लोगों ने अपने हिसाब से टूरिज्म को नियंत्रण में रखा है। यहाँ पर अभी देखेंगे आप कोई इंटरनेशनल चेन्स नहीं है, इसीलिए आपको ऐसे आंटीज अंकल्स मिल रहे हैं जो अपने घर में आपको अपने बच्चे की तरह, बच्चे के दोस्त की तरह रख रहे हैं। ये मुमकिन हुआ है क्योंकि लोगों ने टूरिज्म को ह्यूमन स्केल पे रखा है।
अगर यहाँ के लोग भी कुछ ना करते और 5 स्टार्स आए होते तो आज पैसा 20 गुना ज़्यादा देते, प्यार मोहब्बत 20 गुना कम पाते। समझ रहे हैं आप? हाँ सही है। तो अभी जो वो कर रहे हैं उसे बहुत लोग इलीगल भी कहते हैं। या आपने इंटरनेशनल चेन्स को क्यों नहीं आने दिया, आप अपने घर में क्यों रख रहे हैं? अरे अपने घर में अगर कोई खाना परोस के टूरिज्म ले तो वो क्या जुर्म है? क्या हमें सड़क पे किसी के गुलाम बनना है, उसी को ही हम विकास कहेंगे? तो अभी तक ये फॉर्मली कंट्रोल नहीं है। अब अगर 6 शेड्यूल होता तो यही चीज़ें यहाँ के सभा में, 6 शेड्यूल का सार है कि ऐसे छोटे छोटे पार्लियामेंट्स होंगे या असेंबलीज होंगे, जैसे स्टेट में होते हैं, सेंटर में है पार्लियामेंट, वैसे ही यहाँ की जनजातीय जनसंख्या जो है उनका एक असेंबली होगा जिसमें वो कानून बनाएंगे कि टूरिज्म हो तो इस हद तक का हो, माइनिंग हो तो इस हद तक हो, देश को फायदा पहुंचे मगर हमारा भविष्य न बिक जाए उसमें। तो यहाँ के लोग तो अगले पीढ़ियों का सोचेंगे ना। अगर 6 शेड्यूल नहीं हो, कोई नियंत्रण नहीं हो, कोई गवर्नर उपराज्यपाल आते हों 3 साल, वो तो ये सब नहीं सोचेंगे अगली पीढ़ी का क्या होगा लद्दाख। उनको तो 3 साल रहना है और वो भी उन्हें खुश रखना है जिन्होंने उनको यहाँ भेजा है, जिनका अपना काल सिर्फ 5 साल का ही है। तो 5 साल में खुश रखने और खुश रहने में वो इतना नुकसान कर जाएंगे यहाँ के लोगों का जिसे हमें पीढ़ियों तक चुकाना पड़ेगा। तो इसलिए 6 शेड्यूल ये कहता है कि यहीं के लोगों को वो निर्णय करने का फैसला दी जाए। और ये कोई शेड्यूल जो है ये किसी पाकिस्तान चीन का नहीं है, भारत के ही संविधान का है। तो इससे सम्मानित क्या हो सकता है अपने ही संविधान से, और इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि हमारे सरकार ने खुद वादा किया है। तो ये अगर दिया जाता है तो इसी तरह के डेवलपमेंट होंगे। डेवलपमेंट नहीं होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, ह्यूमन स्केल पे होगा जिससे आपका भविष्य न बिगड़े, आज आपका बेहतर हो, सुधरे। एक क्वेश्चन है, जैसे कि 370 रिवोक हुआ, जब लद्दाख की खुशी थे, यूटी हो गया अलग से, तो 370 जब गवर्नमेंट ने रिवोक किया तो उसका तो एक हिस्सा ही ये था कि बाकी इंडिया के लोग यहाँ पे जमीन खरीद पाए। जैसे आप अगर बंगाल में आओ या कलकत्ते में आओ तो आप जमीन मेरी खरीद सकते हो, आप मेरे यहाँ पे रह सकते हो, पर मैं यहाँ पे आके नहीं रह पाऊंगा, 6 शेड्यूल हो गया। तो आप क्यों ये पूरे इंडिया अगर यहाँ पे आना चाहे, रहना चाहे, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, सही बात कहा आपने। 370 था वो पूरे जम्मू कश्मीर के लिए था, पूरे जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर की जनसंख्या पूरे भारत की तरह सामान्य जनता है, जनसंख्या है, ठीक है। और उस जम्मू कश्मीर में एक लद्दाख है जहाँ की जनसंख्या जनजातीय जनसंख्या है। अब आपको इन दोनों में फर्क देखना होगा कि जम्मू कश्मीर में 370 के हटने से नॉर्मल बन गया, मगर लद्दाख उन अनुसूचित जनजाति उन सूची में से है जिनको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, ऐसा भारत सरकार ने निर्णय किया, उस सूची में रखा गया। अब मैं आपको इस तरह समझाता हूं, जैसे भारत के बड़े बड़े शहर हैं जहां पर कॉमर्स, इंडस्ट्री, लोग बहुत चतुर हैं, तेज हैं, उन्होंने पीढ़ियों से पैसा और विकास के साथ खेला है, उनका अलग स्ट्रेंथ्स हैं। ऐसे जगहों पे जो लेते हैं जहाँ की जिंदगी कभी मेल नहीं खा सकती, जो यहाँ 5 लीटर प्रतिदिन के पानी पे रहते हैं और जो लखनऊ चंडीगढ़ में 150 लीटर प्रतिदिन के पानी पे रहते हैं, इनके जीवन में बहुत फर्क है। नहीं बोला था कि ये मार्स जैसा ज्यादा लगता है। हाँ, दुनिया में जो बहुत सम्मानित देश हैं, कुछ ही देश हैं जो इसका कद्र करते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में एबोरिजिन्स हैं, अमेरिका में नेटिव अमेरिकन्स जिसे कहते हैं, कभी कभी रेड इंडियन भी कहते हैं, यूरोप में आप लैपलैंडर्स कहते हैं या सामी कहते हैं उन्हें, इनुइट्स कहते हैं आप इनको, जो उत्तरी ध्रुव के पास रहते हैं, एस्किमोज भी कहते हैं। ऐसे संस्कृतियों को लोग तहस नहस नहीं करना चाहते, जो महान देश हैं वो उन्हें बचाए रखना चाहते हैं। इसलिए एक सूची बनाई गई जिसे कहा जाता है अनुसूचित जनजाति। खुद भारत के जो सबसे बड़े नेता थे जिन्होंने ये संविधान रचा, उन्होंने कहा इन्हें हम बचाए रखेंगे। अब उन्होंने कहा तो कुछ सोच के कहा ना,
तो फिर हम जैसे ये जो आप कह रहे हैं ना, हम क्यों ना खरीदें, आप क्यों ना खरीदें, ये उस तरह सा है। कोई एक माँ के कई बच्चे होते हैं बड़े एक्सटेंडेड फैमिली में, एक पहलवान बड़ा भाई होता है, वो छोटी बहन 2 साल के से कंपटीशन करता है, उसको दूध आपने ज्यादा दिया, मुझे नहीं दिया, खुद हट्टा कट्टा पहलवान है, वो बेचारी जूझ रही है और समस्याओं से। तो माँ कहती है तुम तो पहलवान हो, तुम्हें इतना ठीक है, इसको मुझे और सशक्त करना है, इसको बचाए रखना है। तो ये उस तरह की है, हम क्यों नहीं, तुम क्यों नहीं। तो फिर ये कैसे बचेगा? ये विविधता जो भारत की है, ये जो मौलिक प्राचीन ज्ञान है भारत की, जिसे हम कहते हैं ओल्ड विजडम, एंशियंट इंडियन विजडम कहते हैं, ये जनजातीय लोगों में बचा हुआ है। आप अब इसको भी नहीं बचाएं, इसको भी दिल्ली कर दें, इसको भी बंबई कर दें, तो फिर भारत का क्या बचा होगा? एंटिक्विटी क्या बचा होगा? अगर सारे नानी माँ दादी माँ के हार जो हीरे वगैरह सब बेच के प्लास्टिक के ले आओगे, तो घर में क्या बचा है जो आप दिखा सकते हैं कि ये हमारे प्राचीन धरोहर हैं? तो ऐसे ही ये भारत के प्राचीन धरोहर हैं ये जनजातीय, जिनको बचाने का फैसला हमारे पूर्वजों ने किया है। तो सब बर्बाद करके उसके बाद 5 साल 10 साल बाद वालों सेव लद्दाख ट्विटर में वही ट्रेंड चला, वही फिर कुछ बचेगा नहीं। आपने बोला कि फैमिली में हर कोई सही नहीं होता, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई पावरफुल होता है, कोई कमजोर होता है, कोई ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, कोई थोड़ा पिछड़ा हुआ होता है। तो मैंने सुना है कि आप अपने स्कूल में सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को एडमिशन देते हो जो फेल करते हैं पहले। हाँ, हम ये सही बात सही है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। तो जितने भी आप लोग फेल कर रहे हो जहां पे भी हो, आप इस स्कूल के लिए ट्राई कर सकते हो। हाँ सर बोलिए, क्यों ये है? क्योंकि जो कामयाब होते हैं उनके लिए सारे दरवाजे खुले होते हैं। हम चाहते थे कि ऐसे भी कुछ स्कूल हों जहाँ पर उनके लिए रास्ता खुला हो, जो जिनके लिए सब जगह बंद होता है। तो इसलिए हमने, ये कोई बहुत हैरानी की बात नहीं है, हर जगह होनी चाहिए ये। तो मैं तो ये चाहूँगा कि जिनको आप कह रहे हैं वो लद्दाख में हमारे पास नहीं, उनके बड़े, उनके लिए हर राज्य में ऐसे विद्यालय रखें जिनको हो सकता है वो बहुत ईमानदार हैं, कभी नकल नहीं की तो कहीं एडमिशन नहीं मिला, फेल हो गए। हो सकता है वो उतने चतुर नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं, हो सकता है वो कुछ अलग सोच के हैं, उनका दिमाग चांद सितारों में घूमता है जब आप ये छोटी छोटी बातें करते हो फिजिक्स केमिस्ट्री की, तो किसी भी कारण से फेल हो सकता है। तो उनके लिए एक अलग जगह होनी चाहिए। वैसे ही हम ये कह रहे हैं कि अनुसूचित जनजाति भी थोड़े अलग विचार, थोड़े अलग जीवन शैली लोगों के लिए एक रिजर्व्ड एरिया है जिसमें उनको पनपने दिया जाए। तो एक बात पूछना था, आप वहाँ पे कुछ वर्कशॉप्स करवाते हो हर अलग अलग चीज़ों की, जैसे फार्मिंग का भी करवाते हो बच्चों से, और फार्मिंग के थ्रू स्टैटिस्टिक्स भी सिखाते हैं। हाँ, क्या सर, हमको भी थोड़ा सिखा दो सर, कैसे क्या बड़ी बात नहीं है, ये हैरानी की बात नहीं है, ऐसा हर जगह नहीं करते हैं। हम स्टेटिस्टिक्स सिखाते हैं, जैसे मैं कह रहा था एवरेज निकालने का, वो कागजी एवरेज निकालते हैं, हर चीज़ कागजी निकालते हैं। हम फोटोसिंथेसिस सिखाते हैं तो वो कागजी होगा, पाइथागोरस थ्योरम सिखाते हैं वो कागज़ पे होगा, जीवन से कभी उसका नाता नहीं जोड़ते हैं। फ़र्क ये है कि उस स्कूल में हम जीवन पहले लेते हैं, उसकी समस्याओं को सुलझाने के लिए पाइथागोरस का मदद लेते हैं, उसकी समस्याओं को सुलझाने के लिए फोटोसिंथेसिस कैसे काम आ सकती है, क्या आप ये जो फिज़िक्स में सीख रहे हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, उस हीट ट्रांसफ़र के सिद्धांत को आप लद्दाख के सर्दियों में कैसे काम ला सकते हैं ताकि ज़िंदगी सुधर जाए। जैसे आज जहाँ पर हम ये कर रहे हैं, इस कमरे का तापमान पूरे सर्दियों में 20 डिग्री से कम नहीं होता है। जब बाहर -20 होता है तब भी यहाँ +20 होता है, और इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं गया है, वही कक्षा 10 के सिद्धांत हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो उसको ज़िंदगी से जोड़ा है ताकि लोगों का जीवन सुधर जाए। नहीं तो वो किताबों में बच्चों को परेशान करता रहेगा इम्तिहान में, उससे किसी का क्या भला होगा, सिर्फ बच्चे परेशान होंगे, उनका दिमाग प्रेशर में आएगा, मगर जीवन में फ़ायदा नहीं होगा। अब इस तरह से सीखें तो आज हमारे विद्यार्थी, स्टूडेंट्स जाके इंडियन आर्मी के लिए ऐसे बंकर्स, ऐसे शेल्टर्स बना रहे हैं जहाँ पर वो बिना आग के खुली हवा में, बिना ठंड के रह सकें। तो इसलिए जीवन को सुलझाने में
गणित और विज्ञान के या और जो सिद्धांत हैं उन्हें काम में लाया जाए, इसी तरह से हम सिखा। सर ये जैसे आपने ये घर बनाया है, जैसे आपने बोला कि टेम्परेचर इतना अच्छा नॉर्मल रहता है, तो इसमें ये क्या काफ़ी कॉस्टली है? नहीं, कॉस्टली नहीं, बल्कि खुद बनाएं तो ये और तरीकों से भी सस्ता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर मनुष्य का श्रम जाता है, लेबर। वो अगर अपना हो तो फिर कुछ खरीदना ज़्यादा पड़ता नहीं है। जैसे मिट्टी है वो तो आपके पैरों नीचे मिलता है, लकड़ी है वो तो आपने पेड़ लगाए हैं तो उसी से मिल जाता है। तो आप अपना घर मुफ्त में अपने श्रम से बना सकते हैं। और औरों के जो सीमेंट के घर हैं, जिसके लिए सीमेंट कहाँ लखनऊ से लाते हैं, हज़ारों किलोमीटर धुआं करते हुए, और जहाँ ये सीमेंट बनता है वहाँ भी धुआं, जहाँ ये घर बनता है वहाँ भी आग लगा के धुआं, पूरे पृथ्वी का नाश करके बाहर से ये सामान लाके फिर हर सर्दियों में पैसा गवाते रहते हैं डीजल पर, लकड़ी पर। और ये जो घर है ये मिट्टी का बना है, और लकड़ी जो आपके अपने पेड़ों से आ सकता है उसका बना है। ना आपके जेब पे प्रेशर है, ना पर्यावरण पे प्रेशर है, आप भी खुश हैं, कुदरत भी मुस्कुराता है। तो ये सब, ये जो सस्टेनेबल अच्छा मॉडल है, ये क्यों इम्प्लाई नहीं कर रहा है गवर्नमेंट या बाकी सब लोग? लोग तो कर रहे हैं, गवर्नमेंट में पैसा खर्चना उनका मुख्य एजेंडा है, क्योंकि खर्च करेंगे तो आएगा, पता नहीं क्या क्या होता है, मगर खर्चना उनका वो होता है। और बड़े स्तर पे देखें तो जो हमारे इंजीनियर्स हैं उनको ये सब सिखाया नहीं जाता है, उनको भी वही पैसा खर्चो, सीमेंट लाओ, स्टील के सरिये लाओ, यही सिखाया होता है, तो वो यही कर पाते हैं। अब हम एक वैकल्पिक विश्वविद्यालय बना रहे हैं, अल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी, जिसमें अल्टरनेटिव इंजीनियरिंग, अल्टरनेटिव आर्किटेक्चर, जो फिर इसी तरह से बना सकें, जिसमें आपको खरीदारी कम और खुद का ग्रो करने का, खुद का बनाने का ज़्यादा हो, और आगे चल के सरकार भी ऐसे ही कर सके। तो आप ही सोचिए सरकार का कितना पैसा बचेगा अगर वो मिट्टी से घर बनाए, अगर वो लकड़ी से, अगर वो इंसुलेशन से पहले से ही हीटिंग की ज़रूरत को ही ख़त्म कर दे, तो हर साल आपको न धुएं से प्रदूषित करना पड़ेगा, न तेल इराक ईरान से खरीद के भारत का राजस्व जो है, पैसा जो है कीमती, वो विदेशों में भेजना पड़ेगा। और जो पैसा बचता है उसे बच्चों की शिक्षा में खर्चिए, माँओं की सेहत पे खर्चिए। तो ये सबके मंगल की तकनीक है, उसको छोड़ के हम कहाँ नकल करने निकल गए हैं। तो सर आप क्या बचपन से ये जो अलग सोच है, अलग तरीके से, आसान तरीके से जो आप सोचते हो, ये क्या आप बचपन से ही ऐसे हो? तो इसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा आपके, जब आप बचपन में पढ़ाई करते थे कॉलेज में, स्कूल में? मैं तो सोचता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ वो ज़्यादा प्राकृतिक है, वो ज़्यादा स्वाभाविक है, ऐसा न करना थोड़ा और हैरानकुन है। तो इसलिए मैं जो कर रहा हूँ वो तो नॉर्मल है, सामान्य है। जो पैसे खर्च के धुआं करके न खुद खुश न कोई और खुश, ये हैरानी की बात है मेरे लिए। जो मैं कर रहा हूँ उस पर आप क्यों हैरान होंगे? क्योंकि सर आप रेयर हो। नहीं, मैं रेयर नहीं हूँ, हम गलत लोगों के नकल कर रहे हैं। हम किसी और पश्चिम के देशों की, लंदन की नकल कर रहे हैं। भारत में जहाँ पर 45 डिग्री गर्मियों में होती है, वहाँ पर हम फिर पहले 18 डिग्री पे लाते हैं ठंड, जैसे लंदन में करते हैं। उसमें सारा ऊर्जा, सारा धुआं, फिर उसके बाद उसमें कोट पहन के जाते हैं एसी के हॉल में, और बाहर निकलो तो 45 डिग्री। ये मूर्खता, हैरान करने वाली बात है। जो मैं कह रहा हूँ वो तो स्वाभाविक है। यहाँ पे बहुत बंजर जमीन है, मैंने देखा है। मुझे पता चला आप उसको हरियाली में कन्वर्ट, मतलब वहाँ पे खेती बाड़ी कन्वर्ट करना चाहते थे। तो आपको पानी की ज़रूरत थी, पर किसी गांव से पानी आपको दिया नहीं गया। हाँ, हम कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स के। तो जब वो पानी के फैसले हो जाएंगे तो यहाँ पर पानी काफ़ी होगी, जब हम इस तरह के ग्लेशियर्स बना पाएंगे। अभी इन तकनीकों के बारे में समझ थोड़ी कम है, तो थोड़ा समय लग रहा है लोगों से कि सर्दियों में जो पानी ज़ाया जाता है उसको हम जमा के बर्फ़ के पहाड़ बना सकते हैं, जिसके पिघलने से गर्मियों में पानी मिलेगी, जो कि वैसे भी बहने वाला था सर्दियों में। तो उन पर हम नए नए इनोवेशंस पर काम कर रहे हैं, जिससे कि ये हरा भरा होगा। खेती ही ज़रूरी नहीं है, फूल पत्ते, जंगल जो भी हो पाता है
हरियाली की जाए। तो ये कोऑपरेशन क्यों नहीं कर रहे हैं आपको? आप नहीं, ऐसा भी नहीं है। हर चीज़, हर नए तकनीक को समझने में समय लगता है, तो समय देना भी चाहिए। आप बुद्धिस्ट हैं? मैं जन्मा था एक बुद्धिस्ट परिवार में, मगर मेरा कोई एक विचारधारा से वो नहीं है। मैं खुले, जैसे मैंने यहाँ पे माँ का तस्वीर देखा, ऋषि अरविंद और माँ का, तो आप उनसे भी इन्फ्लुएंस्ड है थोड़ा? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो आप सर रीइंकार्नेशन में, मतलब पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं? फिलहाल मैं इसी जन्म को सुधारने में लगा हूँ लोगों के। पुनर्जन्म थोड़ा प्रतीक्षा कर सकते नहीं, सही बात है, एकदम सही बात है। ऐसा ये सोच एकदम सही बात है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि आप पॉलिटिक्स में आना चाहते हो, तो इसलिए आप ये मूवमेंट को लीड कर रहे हो। आपका पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट है? पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, मगर मेरे अपने लिए नहीं, देश के और प्रदेश के बेहतरी के लिए। तो मैं गाइड करता हूँ यंगर लोगों को। मैं खुद नहीं चाहता हूँ, अगर चाहता तो बहुत पहले आता, ये कोई समय नहीं है। और वैसे भी अभी का हालत उस तरह का नहीं है जो मैं कह रहा था आपको कि ये डिज़ाइन है फेलियर के लिए। तो इस तरह के पॉलिटिक्स से बहुत बदलने वाला नहीं। इसके लिए हमें पूरा कैनवस, जो कागज़ है, उसको बदलना होगा। नए सिरे से कैसा देश में राजनीति हो, साफ हो, सफाई के साथ हो, जो देश के विकास के लिए हो, ऐसा पॉलिटिक्स पहले क्रिएट करना होगा। और उस पर फिर जो आज के युवा हैं उनको लाने की ज़रूरत है। किसी बड़ों को आने की ज़्यादा छोटों को लाने के लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है। वो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। आप गांधीयन फिलोसॉफी में बहुत बात कर रहे थे और आप बोल रहे थे कि गांधी के पथ पे आप चल रहे हो। पूरे भारत में ऐसे बहुत सारे मूवमेंट हो रहे हैं, पर सबसे सक्सेसफुल एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट जो हुआ था वो पंजाब में हुआ था, कृषि बिल को लेके, और वो तो अलग ही तरीके से हुआ था। तो आपको क्या लगता है कि कभी कभार तरीका भी बदलना ज़रूरी होता है? बहुत, अगर आपको हद से बाहर तक कुछ ना बदले तो आप सोच सकते हैं। ज़्यादातर शांतिपूर्ण तरीके से लोगों का दिल जीत के बदला जा सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। और इतना अभी हुआ नहीं है, तो हम उसी पे चलना चाहेंगे। आपको लगता है कि अभी जो गवर्नमेंट है ये 6 शेड्यूल की आपकी मांग को मान जाएगी, या इसके लिए गवर्नमेंट बदलना पड़ेगा? हम उम्मीद करते हैं कि सरकार सोच बदलेगी, नहीं तो शायद सरकार बदलेगी, अगर ऐसा ही वो करते रहे तो। Do you find this government is very arrogant towards his people? So far, yes. I find them very insensitive, callous and arrogant. But I want to believe that they may have their own compulsions, and sooner rather than later they should realize the words they have given to the people. The final thing cannot be that you make a promise and just wash your hands and go. There can be a time for which they are not able to make a decision, they are confused, they are buying time. But if the final is the same, then it's too arrogant to be good for the country. मैं इराम शर्मिला जानू के साथ भी रहा हूँ, मेरे TN सेशन सर के साथ भी रहा हूँ, पर आपका यहाँ पे जो माहौल मैंने देखा सर, मुझे लगता है आप जो मांग रहे हो वो हक है, और आपका हक आपको, मतलब पूरे लद्दाख का हक आप मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सहयोग दिया, सपोर्ट, समर्थन दिया और कवरेज किया, मुझे उम्मीद है आप इसे और लोगों तक पहुंचाएंगे। हाँ, कल अरिजीत सिंह ने भी आपको सपोर्ट करके लिखा है, आपको पता है ये? उन्होंने क्या लिखा है? You are the modern day icon and the moral support for him, and he is with you and he is with Ladakh. उन्होंने लिखा है, मैंने कल देखा। I love him, he is from Bengal also. तो आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है? हाँ, बहुत। सर, आपके 2 फेवरेट गाने आप बताओगे सिर्फ? जोधपुर दक्षिणा के नाशे तो वे एकला चलो रे। थैंक सर। एक लाइन गा दोगे प्लीज सर? एक लाइन गा दोगे ये गाने का प्लीज सर? जोदी तोर डाक शुने के नाशे तो वे एकला चलो रे, जोदी तोर डाक शुने के नाशे तो वे एकला चलो रे, एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Great, sir. Thank you. Great, sir. Thank you.